एवीएम ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। अध्याय 3 परमाणु एवं अणु। इस अध्याय के अंतर्गत पिछले 3 वीडियो में हम निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा कर चुके हैं, जैसे रासायनिक संयोजन के नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम। और इसके साथ ही हमने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में भी चर्चा की थी। वीडियो के दूसरे भाग में हमने परमाणु का आकार, तत्वों के प्रतीकों के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हमने विभिन्न प्रकार के तत्व और उनके प्रतीक कैसे लिखे जाते हैं इनके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। भाग 3 के अंतर्गत हमने परमाणु द्रव्यमान, तत्व और यौगिकों के अणु के संबंध में जानकारी प्राप्त की थी। आज इस अध्याय के भाग 4 में हम आयन के बारे में अध्ययन करेंगे और साथ ही रासायनिक सूत्र किस प्रकार से लिखे जाते हैं, कैसे बनते हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। आयन। आयन क्या होता है, आइए समझते हैं। हम सभी जानते हैं कि धातु और अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से मिलकर बने होते हैं। इन आवेशित कणों को ही आयन कहते हैं। आयन एक आवेशित परमाणु अथवा परमाणुओं का एक ऐसा समूह होता है जिस पर नेट आवेश विद्यमान हो। आयन ऐसे परमाणु या अणु है जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या असमान होती है। इसी अंतर के कारण आयन में आवेश होता है। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों से अधिक हो तो आयन में ऋणात्मक आवेश होता है और उसे हम ऋणायन के नाम से जानते हैं। इसके विपरीत यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों से कम हो तो आयन में धनात्मक आवेश होता है और उसे हम धनायन के नाम से जानते हैं। आइए सोडियम क्लोराइड के उदाहरण के द्वारा इसे समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ आप देखिए, सोडियम अपने एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। इस प्रकार सोडियम इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाता है और क्लोरीन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके ऋण आयन बनाता है। इस प्रकार किसी भी अणु में यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो तो उसे हम ऋणायन कहते हैं या फिर एनायन भी कहते हैं, और इसके विपरीत यदि प्रोटॉनों की संख्या अधिक हो तो वह धनायन कहलाता है या कैटायन कहलाता है। सारे एटम होते हैं वो न्यूट्रल चार्जेज होते हैं, यानी निरावेशित होते हैं, क्योंकि इनमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। परंतु जब ये अणु एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों को त्याग करते हैं तो वह धनायन बना लेते हैं, अथवा इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेते हैं तो वह ऋणायन बना लेते हैं। वे यौगिक जिनमें अणुओं का निर्माण धनायन और ऋणायन से होता है उन्हें ही हम आयनिक यौगिक के नाम से जानते हैं। वे आयन जो केवल एक परमाणु से बने होते हैं उन्हें एक परमाणुक आयन या सरल आयन कहते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, पोटेशियम आयन, हाइड्रोजन का आयन, लिथियम आयन आदि, ये सब एक परमाणुक आयन के उदाहरण हैं। चूँकि ये आयन केवल एक आवेशित परमाणु से निर्मित होते हैं या इन आयनों में केवल एक परमाणु होता है, इसलिए इनको एक परमाणुक आयन कहते हैं। यहाँ पर मैं एक छोटा सा इन्हीं का एक उदाहरण बताने जा रही हूँ कि किस प्रकार इनके बाह्य कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है जिसको त्याग कर यह धनायन बनाते हैं। सबसे पहले हम हाइड्रोजन का उदाहरण लेते हैं। यहाँ पर ये हाइड्रोजन परमाणु की एक संरचना दिखाई गई है। बाहर जो चक्कर काट रहा है ये हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन अपने इसी इलेक्ट्रॉन का त्याग करके H+ आयन बनाता है। दूसरा उदाहरण देखिए पोटेशियम का। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से होता है कि बाह्यतम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन होता है। पोटेशियम अपने इसी एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके K+ आयन बनाता है। अगर हम जिंक का उदाहरण लेवें तो जिंक का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 30 होता है और इसके बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं।
जिंक अपने इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके Zn+ आयन बनाता है। जिंक के समान ही अगर हम कॉपर का उदाहरण लेते हैं तो वह भी कुछ इसी प्रकार से Cu+ का निर्माण करता है। एक परमाणुक आयन के कुछ और उदाहरण हैं। सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, कॉपर, ये सब एक परमाणुक आयन के उदाहरण हैं। इसी प्रकार से मैग्नीशियम +2, कैल्शियम Ca+2, जिंक Zn+2, आयरन Fe+2, कॉपर Cu+2 यह 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके धनायन का निर्माण करते हैं। और एल्युमिनियम और आयरन यह 3 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके आयन का निर्माण करते हैं। परमाणु का वह समूह जो आयन की तरह व्यवहार करता है उसे बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। इसके ऊपर एक निश्चित आवेश होता है। कोई भी आयन धनायन अथवा ऋणावेशित परमाणु होता है। उदाहरण के लिए कार्बोनेट आयन एक संयुक्त आयन है जो कार्बन तथा ऑक्सीजन तत्वों के परमाणु से मिलकर बना होता है। तो इस प्रकार के जो आयन होते हैं उनको हम बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। इसके कुछ अन्य उदाहरण इस प्रकार से है, जैसे अमोनियम NH4+, हाइड्रोक्साइड OH-, नाइट्रेट NO3-, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3-, कार्बोनेट CO3-2, सल्फाइड SO3-2-, सल्फेट SO4-2- और फॉस्फेट PO4-3-। ये जो उदाहरण मैंने यहाँ बताए हैं यह सब बहुपरमाणुक आयनों के उदाहरण हैं। इस प्रकार हमने देखा कि जो अणु है वो अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके या ग्रहण करके आयनों का निर्माण करते हैं और ये आयन आगे चल के यौगिक का निर्माण करते हैं। रासायनिक सूत्र किसे कहते हैं, किस प्रकार से लिखा जाता है? तो किसी भी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संघटक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। जैसे इससे पूर्व हमने अलग अलग तत्वों के अलग अलग प्रतीकों के बारे में अध्ययन किया था। जैसे हाइड्रोजन का प्रतीक है H, कैल्शियम का प्रतीक है Ca, इसी प्रकार से कार्बन का प्रतीक है C। तो जब ये आपस में क्रिया करके एक नया पदार्थ बनाते हैं या एक नया यौगिक बनाते हैं तो उसको जब हम प्रतीक के रूप में लिखते हैं तो यही रासायनिक सूत्र या अणुसूत्र भी कहलाता है। कैसे लिखा जाता है? तो भिन्न भिन्न यौगिकों के रासायनिक सूत्र सरलतापूर्वक लिखने के लिए कुछ बिंदुओं का हमें ध्यान रखना पड़ता है और इसे ज्ञात करने से पूर्व यानी इसे समझने से पूर्व, इसे लिखने से पूर्व हमें तत्वों की संयोजकता के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। किसी भी तत्व की संयोजकता क्या होती है? अगर मैं आपसे पूछूं संयोजकता क्या होती है तो आपके लिए संयोजकता एकदम नया शब्द है। आप नहीं बता पाओगे कि संयोजकता क्या होती है। किसी भी तत्व की संयोजकता उसकी संयोजन शक्ति को कहते हैं। यानी कोई भी तत्व है और उसके बाह्यतम कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित है उन इलेक्ट्रॉनों को यदि वह साझा करता है, त्याग करता है, ग्रहण करता है तो वो उसकी क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। किसी एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु के साथ किस प्रकार संयुक्त होकर एक रासायनिक यौगिक का निर्माण करते हैं, यही उसकी संयोजकता है। और चलिए थोड़ा सा संयोजकता को समझते हैं। परमाणु अपने अंतिम कक्ष में अष्टक प्राप्त करने के लिए क्रिया करते हैं और आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं, उनको ग्रहण करते हैं या उनका त्याग करते हैं। तो कोई भी परमाणु अपने बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को अष्टक बनाने के लिए जितनी संख्या में वो उसका साझा करता है अथवा उसका त्याग करता है अथवा ग्रहण करता है वह उसकी संयोजकता कहलाती है। यहाँ मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ। जैसे सोडियम ने फ्लोरीन के साथ क्रिया की तो सोडियम के बाह्यतम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन अधिक है और वह उस एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करके Na+ का निर्माण करेगा। तो सोडियम की जो संयोजकता होगी वो क्या होगी? Na+ यानी Na1 होगी। इसी प्रकार से ये जो फ्लोरीन है यह
इस सोडियम के त्यागे गए एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अपने बाह्यतम कोष को पूरा करेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके फ्लोराइड बनाएगा, वो तो आयन होगा, और यहाँ पर उसकी जो संयोजकता होगी वह -1 होगी, यानी उसकी जो फ्लोरीन की संयोजकता वो क्या होगी, 1 कहलाती है। सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया और संयोजकता हो गई 1 Na+। फ्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया और बना लिया Fa-1, उसकी भी संयोजकता 1 हो गई। इस प्रकार सभी तत्व अपने बाह्यतम कोषों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को त्याग करते हैं अथवा ग्रहण करते हैं, यही इसकी संयोजकता कहलाती है। और इसी संयोजकता की सहायता से हम रासायनिक सूत्र आसानी से लिख पाएंगे। यानी रासायनिक सूत्र को लिखने के लिए जो 2 प्रमुख बातें हमें ध्यान में होनी चाहिए, पहली तो है तत्वों के प्रतीक, यानी हमें तत्वों के प्रतीकों की जानकारी होनी चाहिए, और दूसरी है हमें तत्वों की संयोजकता के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर इन 2 चीज़ों की जानकारी है तो हम बहुत सरलतापूर्वक रासायनिक सूत्र लिख सकते हैं। रासायनिक सूत्र लिखना। रासायनिक सूत्र लिखने के लिए कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। पहला, आयन की संयोजकता अथवा आवेश संतुलित होना चाहिए। दूसरा, जब एक यौगिक किसी धातु या अधातु के संयोग से निर्मित होता है तो धातु के नाम अथवा उसके प्रतीक को रासायनिक सूत्र में पहले लिखते हैं। अब हम इसका आइए देखते हैं। दूसरा नियम लेते हैं। दूसरा नियम ये कहता है, जब कभी भी किसी भी यौगिक का निर्माण यदि धातु और अधातु की सहायता से होता है, तो उसे किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो सूत्र लिखते समय सबसे पहले हम धातु लिखेंगे और उसके पश्चात अधातु लिखेंगे। यहाँ मैं आपको कुछ उदाहरण बता रही हूँ, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, ये कैल्शियम और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। हम सभी जानते हैं कि कैल्शियम एक धातु है और ऑक्सीजन अधातु है। तो इसको जब हम लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, यानी पहले धातु लिखते हैं और फिर अधातु लिखते हैं। दूसरा उदाहरण है कॉपर ऑक्साइड। इसमें भी देखिए कॉपर ऑक्साइड को हम कैसे लिखते हैं, CuO, पहले धातु और फिर अधातु लिखा है। इसी प्रकार से सोडियम क्लोराइड, में भी हम जानते हैं कि सोडियम एक धातु है और क्लोरीन अधातु है, तो उन दोनों ने मिलकर क्या बनाया, सोडियम क्लोराइड। तो द्वितीय ये नियम ये कहता है कि जब कभी भी किसी भी यौगिक का निर्माण धातु और अधातु से होता है तो पहले धातु और फिर अधातु लिखा जाता है। तीसरा नियम, बहुपरमाणुक आयनों द्वारा निर्मित यौगिकों में आयनों की संख्या को दर्शाने के लिए आयन को कोष्ठक में लिखकर आयनों की संख्या कोष्ठक के बाहर लिखते हैं। उदाहरण के लिए Mg और ब्रैकेट में OH2। यदि बहुपरमाणुक आयन की संख्या 1 हो तो कोष्ठक के लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे NaOH। इन नियमों के आधार पर हम कुछ सरल यौगिकों और बहुपरमाणुक आयनों के सूत्र कैसे लिखते हैं, चलिए देखते हैं। रासायनिक सूत्र। अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं रासायनिक सूत्रों के। सबसे पहले हम देखते हैं सरल यौगिकों के सूत्र।
सरल यौगिकों के सूत्र। यहाँ हम सबसे पहला उदाहरण लेते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड का। हाइड्रोजन क्लोराइड का हाइड्रोजन का प्रतीक क्या होता है? H। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जब कभी भी हम सूत्र लिखते हैं तो हमको दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक तो होता है प्रतीक और दूसरा होता है उसकी संयोजकता। यहाँ पर हाइड्रोजन का जो प्रतीक है H है और इसकी जो संयोजकता है वो कितनी है? 1 है। क्लोराइड यानी क्लोरीन, क्लोरीन का जो प्रतीक है वह Cl है और इसकी संयोजकता भी क्या है? 1 है। यहाँ बहुत ही साधारण विधि काम आती है। किसी भी प्रतीक और उसकी किसी भी तत्व का प्रतीक और उसकी संयोजकता लिखने के पश्चात इसकी संयोजकता इसके कदमों में, इसकी संयोजकता इसके कदमों में, तो हम क्या लिखेंगे? देखिए हम क्या लिखते हैं। हम लिखते हैं H1 और Cl1। क्योंकि दोनों की संयोजकता 1-1 है तो हम बहुत ही सरल रूप में इसको क्या लिख सकते हैं? HCl। तो हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र क्या हुआ? HCl। दूसरा उदाहरण लेते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड, चलिए जल्दी बताइए। हाइड्रोजन का प्रतीक क्या है? H, ठीक है, और सल्फाइड का प्रतीक S। अब इनकी संयोजकता लिखते हैं। ऊपर देखिए हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी है? 1। और सल्फाइड यानी सल्फर की संयोजकता, जो सारणी मैंने आपको लिखाई है उस सारणी को आप ध्यान से देखिए और याद कीजिए। सल्फाइड यानी सल्फर की जो संयोजकता है वह 2 है। इसकी संयोजकता इसके पैरों में, इसकी संयोजकता इसके पैरों में। क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन के नीचे की तरफ 2 और सल्फर के नीचे की तरफ 1, जो कि अंडरस्टूड रहेगा। तो इसका जो सूत्र होगा वो हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र क्या होगा? H2S। इसी प्रकार से हम तीसरा उदाहरण लेते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड। चलिए जल्दी से बताइए, कार्बन का जो प्रतीक है वो क्या है? C है। टेट्रा 4 और क्लोराइड का जो प्रतीक है वो क्या है? Cl है। यानी क्लोरीन के जो अणु है वो कितनी मात्रा में? 4। यहाँ पर इनकी संयोजकता लिखिए, कितनी हुई? कार्बन की संयोजकता 1 और टेट्राक्लोराइड की संयोजकता 4। क्लोराइड की संयोजकता 4। ये इसके कदमों में, ये इसके कदमों में। सूत्र क्या बना? CCl4। ये कार्बन टेट्राक्लोराइड की संयोजकता है। ये तो थे कुछ सरल यौगिक। अब हम एक और उदाहरण देखते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड का। मैग्नीशियम क्लोराइड। अब यहाँ देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र कैसे ज्ञात करेंगे? जल्दी से बताइए कि मैग्नीशियम का प्रतीक क्या होता है? Mg। और मैग्नीशियम की संयोजकता क्या है? मैग्नीशियम की संयोजकता है 2। और क्लोरीन का प्रतीक क्या है? Cl। और संयोजकता क्या है? 1। इसकी संयोजकता इसके पास, इसकी संयोजकता इसके पास। क्या सूत्र बना? MgCl2, यानी मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र बना। यहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड का जब भी सूत्र हम लिखते हैं या जब कभी भी हम किसी भी तत्व का, अणु का हम सूत्र लिखते हैं तो 2 बातें पहले ही बता चुकी हूँ। पहले प्रतीक और संयोजकता, इन दोनों की जानकारी
हमें रहेगी, प्रतीक ध्यान में रहेगा और संयोजकता याद रहेगी, तो हम किसी का भी रासायनिक सूत्र आसानी से लिख सकते हैं। आगे अगला उदाहरण लेते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यहाँ पर देखिए एल्यूमिनियम का प्रतीक क्या होता है, Al, और ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन का प्रतीक क्या होता है, O। संयोजकता देखते हैं, एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी होती है, +3। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, -2। इसकी संयोजकता इसके पैरों में, इसकी संयोजकता इसके पैरों में। कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे Al2O3। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा, Al2O3। इसी प्रकार से हम देखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, चलिए बताइए कैल्शियम का प्रतीक क्या होता है। कैल्शियम का प्रतीक होता है Ca और ऑक्सीजन का प्रतीक क्या होता है, O। संयोजकता की बात करें तो कैल्शियम की संयोजकता कितनी होती है, कैल्शियम की संयोजकता होती है 2 और ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, -2। ये इसके, ये यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, Ca2 और O2, ये सूत्र बन गया। अब देखिए चूंकि यहाँ पर दोनों की संयोजकताएं समान है, कैल्शियम की संयोजकता 2 है, ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है, क्रॉस करके लिखने के बाद हमें प्राप्त होगा Ca2 और O2, दोनों की संयोजकता समान है, तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। यहाँ से ये दोनों का मान समान होने पर हम लिख सकते हैं CaO। ये है कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र। अगर संयोजकता समान होती है तो समान संयोजकताओं को हम एक के रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं। अब कुछ देखिए बहुपरमाणु आयनों के सूत्र। बहुपरमाणु आयनों के सूत्र कैसे लिखे जाते हैं, आयनों के सूत्र। इसमें सबसे पहला उदाहरण हम लेते हैं सोडियम नाइट्रेट का। सोडियम नाइट्रेट, अब चलिए सोडियम का सूत्र बताइए, सोडियम का प्रतीक बताइए। हम सभी जानते हैं कि सोडियम का जो प्रतीक होता है वो क्या है, Na, और इसी प्रकार से नाइट्रेट को हम क्या लिखते हैं, NO3 लिखते हैं। ठीक है, तो अब हम इसका जो आवेशों का मान लिखते हैं। इसका जो आवेश का मान है +1 और इसका भी आवेश का मान क्या है, -1। अब इसको क्रॉस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, NaNO3। इस प्रकार से सोडियम नाइट्रेट का सूत्र क्या हो जाता है, NaNO3। दूसरा उदाहरण लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, अब यहाँ देखिए कैल्शियम का प्रतीक क्या होता है, Ca, और हाइड्रोक्साइड का प्रतीक क्या होता है, OH। जो कैल्शियम है उसका जो मान है, आवेश है, चार्ज है, वो कितना है, +2, और हाइड्रोक्साइड का जो आवेश चार्ज है वो क्या है, 1-, ये इधर और ये इधर। अब इनके जो चार्ज हैं, इन चार्ज के मान कैसे करते हैं, तो हम लिखेंगे Ca, अब यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ Ca के नीचे 1 आ गया और OH2। अगर इस तरह से लिखते हैं तो ये गलत है। क्यों, क्योंकि 2 लिखने पर ये केवल हाइड्रोजन के अणु की मान को बताएगा, हमें तो पूरा हाइड्रोक्साइड चाहिए। तो इसको हाइड्रोक्साइड को क्या लिखेंगे,
हम लिखेंगे Ca। चूँकि ये बहुपरमाणविक आयन है इसलिए इसको दर्शाने के लिए हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे और ब्रैकेट के बाद उसके आवेश के मान को दर्शाएंगे तो रासायनिक सूत्र सही होगा। तो क्या होगा अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र? कैल्शियम 1 है और हाइड्रोक्साइड, चूंकि कैल्शियम का चार्ज 2 है तो हाइड्रोक्साइड के दूसरी तरफ हम क्या लिखेंगे 2। तो 2 से लिखने से पूर्व हम उसके चारों तरफ एक ब्रैकेट बना देंगे तो हमारा सूत्र हो जाएगा कैल्शियम Ca ब्रैकेट में OH ब्रैकेट बंद और 2। ये सूत्र क्या किसका होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। चलिए 2 उदाहरण और देखते हैं बहुपरमाणविक आयनों का। सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम का प्रतीक क्या होता है? Na और उसका चार्ज क्या है? 1+। कार्बोनेट का प्रतीक क्या होता है? CO3 और चार्ज क्या है? -2। अगर इसको क्रॉस करके लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? Na2CO3। अब CO आप कहेंगे कि जैसे पहले हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की तरफ CaOH होल ट्वाइस, इसको लिखते समय हमने ऐसे बाहर ब्रैकेट लगा दिया था, तो अब हमको यहाँ पर CO3 के बाहर भी एक ब्रैकेट लगाना पड़ेगा? नहीं, यहाँ इसकी आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि कार्बोनेट की जो आवेश चार्ज है वो 2 है और सोडियम क्या है? 1 है। तो यहाँ पर 1 अंडरस्टूड रहेगा, इसलिए सूत्र हम क्या लिखेंगे? Na2CO3। यहाँ ब्रैकेट की आवश्यकता नहीं रहेगी। अगला उदाहरण, एक और उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट, अमोनियम का जो प्रतीक क्या रहेगा? अमोनियम को कैसे लिखते हैं? NH4। मैं फिर आपको याद दिलाना चाहूँगी, इन सब को लिखने के लिए हमें इनके प्रतीक, इनके जो आयन हैं उन आयनों का मान, उनके ऊपर आवेश, संयोजकता, इन सब के बारे में अच्छे से ध्यान रहेगा, याद रहेगा, जानकारी रहेगी तो बहुत सरलता से हम इन सूत्रों को लिख सकते हैं। नहीं तो फिर हमें दिक्कत आएगी कि अरे हमें याद नहीं हो रहा, कैसे लिखें। चलिए देखते हैं। अमोनियम NH4 लिखते हैं और सल्फेट को हम लिखते हैं SO4। अमोनियम है, इसका जो है +1 और सल्फेट है इसका -2। वही हम क्रॉस करते हैं तो क्या सूत्र आता है? ये देखिए NH4। अब बताइए जल्दी से, ये मान लिखने के लिए हम क्या करेंगे? हाँ, ये मान लिखने के लिए हम इसके चारों तरफ ब्रैकेट लगाएंगे। कैसे लिखेंगे? NH4 होल ट्वाइस और SO4। क्या इसके बाहर ब्रैकेट लगाने की आवश्यकता है? नहीं, क्योंकि इसका मान 1 है तो इसके बाहर ब्रैकेट लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो अमोनियम सल्फेट का जो सूत्र होगा NH4 होल ट्वाइस SO4। इस प्रकार ये कुछ उदाहरण थे बहुपरमाणु और सरल यौगिकों के।